नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक का। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4th A में रखा गया है। केकुले ने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसने ही कार्बनिक यौगिकों की होमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित की थी। तो अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कार्बनिक यौगिकों की होमोलोगस सीरीज की बात किसने प्रतिपादित की थी, तो केकुले ने। अपरूपता, एलोट्रोपी। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो उन्हें अपरूप कहते हैं और इस घटना को अपरूपता कहते हैं, यानी कि एलोट्रोपी। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हैं, एक तो हीरा और एक ग्रेफाइट। हीरा के प्रमुख गुण: यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता, इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके रवे घनाकार होते हैं, घनाकार यानी कि क्यूब की शेप के। इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हीरे की चमक किस वजह से होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोर्ट कहते हैं। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। तो शीशा काटने में कौन से हीरों का प्रयोग होता है? काले, और वो क्या कहलाते हैं? बोर्ट। ग्रेफाइट के प्रमुख गुण: यह विद्युत का सुचालक होता है, इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में विमदक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में व कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। हीरा में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंकृत रहता है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं या एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहां n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या दर्शाता है। ठीक है, जैसे अब इसके एग्जाम्पल लेंगे तो मीथेन हो गया CH4। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देखिए CN, अब CH4 का मतलब क्या है? N की वैल्यू है 1 और H में क्या हो गया आपका 2N, यानी कि यहाँ पर 2 हो गया +2, तो H हो गए आपके 4, तो मीथेन हो गया CH4। अब ईथेन हो गया C2H6, यानी कि जो N है उसकी वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा, +2 6, तो C2H6 आपका हो गया ईथेन। तो एल्केन, एन वाली जो चीज़ होती है वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सब एल्केन के प्रमुख उदाहरण हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। ठीक है, संतृप्त जो थे वो एल्केन थे और द्विबंध वाला जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो एल्कीन है। एल्कीन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, और जो एल्केन था उसमें 2n+2 भी था। इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है, C2H4, यानी n की वैल्यू 2 है, तो 2n हो गया, तो H4 हो गया। त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, तो एल्केन में था 2n+2 और एल्काइन में हो गया 2n-2। तो सबसे सरल एल्काइन होता है एथाइन, C2H2। ठीक है, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, C और H को इस तरीके से। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन C6H6 सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी संरचना वलय होती है जो निम्न है। ठीक है, इस तरीके से बेंजीन की संरचना को बनाया जाता है।
ठीक है, C6 हो गए और यहाँ H6, ठीक है। इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। बेंजीन की खोज माइकल फेराडे ने 1825 में किया था। उन्होंने इसे बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम दिया था, आगे चलकर इसे बेंजीन नाम दे दिया गया। समावयवता, आइसोमेरिज्म, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, संरचनात्मक और त्रिविम। संरचनात्मक क्या हो गया, यह परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है, और त्रिविम यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न होती है। बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन, जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तब इस अभिक्रिया को बहुलकीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर यानी कि बहुलक कहते हैं। बहुलकीकरण की विशेषताएं, इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं, किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता, बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है स्टार्च एवं सेल्यूलोज। प्लास्टिक, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। इसमें यह गुण सदैव मौजूद रहता है, चाहे इसे कितनी बार ठंडा एवं गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योग बहुलकीकरण से थर्मोप्लास्टिक्स बनते हैं, जैसे पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन आदि। पॉलीथीन एथिलीन को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण, पैकिंग थैलियां बनाने में होता है। खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीएथिलीन का और बरसाती यानी कि रेनकोट बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन फेनिल एथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलों के कवर आदि बनाने में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट, कवर आदि बनाने में होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। इसका उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट, यह फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलकीकरण से होता है, जिसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है कि जो आपकी नॉन स्टिक कढ़ाई होती है उसके लिए किसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टेफ्लॉन का, उस पर टेफ्लॉन कोटिंग होती है, ये आपने ऐड वगैरह में भी सुना होगा। रबर दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट। प्राकृतिक रबर यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यह थर्मोप्लास्टिक है। वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। इसके बाद रबर एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबर का उपयोग दस्ताना यानी कि ग्लव्स, रबर बैंड बनाने में किया जाता है। वल्कनीकरण की प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज चार्ल्स गुडईयर ने की थी। रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। संश्लिष्ट रबर, सिंथेटिक रबर, तो इनमें सिंथेटिक रबर के नाम पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन कौन सी है या कौन सी नहीं है। नियोप्रीन 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलकीकरण से ही बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, इंसुलेटिंग मटेरियल, विद्युत तार, इलेक्ट्रिक केबल, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। थाइकोल, यह दूसरा कृत्रिम रबर है जो डाइक्लोरोइथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाला टैंक यानी कि सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक आदि बनाने में किया जाता है।
थाइकोल रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेशे फाइबर्स वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो रेशे कहलाते हैं। रासायनिक रेशे नायलॉन। नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन के लॉन को मिलाकर बनाया गया है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह CONH2 प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेशा बनाने के लिए 2 एमीन यानी कि NH2 समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH के 2 समूह हों। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। इसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर पहली बार सन 1939 में महिलाओं के लिए जुराबें बनाई गई थी इससे। ठीक है, जुराबें क्या होते हैं यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, पैराशूट के कपड़ा में, टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि में होता है। नेक्स्ट है आपका रेयॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने के लिए सेल्यूलोज कागज की लुगदी या काष्ठ को लिया जाता है। काष्ठ यानी कि लकड़ी। इसे सांद्र तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित करते हैं। उसके बाद इस सेल्यूलोज के विलयन को धातु बेलनों में बने छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने में किया जाता है। पॉलिएस्टर इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसे संश्लिष्ट करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया 2 कार्बोक्सिलिक COOH समूह के यौगिक के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूंकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं इसलिए इसे पॉलिएस्टर कहा जाता है। पॉलिएस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशमन के प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में किया जाता है। कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इनका संक्षारण यानी कि कोरोजन नहीं होता। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है जिससे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेल कूद की सामग्री बनाने में होता है। पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम प्रायः प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रभाज पृथक पृथक इकट्ठे कर लिए जाते हैं जिसे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं पेट्रोलियम का उत्पाद। प्राकृतिक गैस, इसका ताप परिसर है 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे। कार्बन अणुओं की संख्या C1 से C4 तक और इसका उपयोग है रसोई गैस के रूप में। पेट्रोल या गैसोलीन 20 डिग्री से 100 डिग्री, C5 से C10 ईंधन, मोटर एवं स्पिरिट के रूप में। नेफ्था 100 डिग्री से 180 तक, C7 से C12 संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन के रूप में। नेक्स्ट है आपका केरोसिन 175 से लेकर 250 तक, C10 से C15 लैंप एवं स्टोव जलाने के लिए ईंधन के रूप में। डीजल 250 से 350, C16 से C20 डीजल इंजन में ईंधन के रूप में। स्नेहक तेल यानी कि ल्यूब्रिकेंट ऑयल 350 डिग्री सेल्सियस से 450 तक, C20 से C30 तक स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में। पेट्रोलियम जेली 450 से लेकर 500, C30 से C35 स्नेहक एवं दवा बनाने में। पैराफिन मोम यानी कि पैराफिन वैक्स 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, C35 से C40 तक मोमबत्ती एवं जलरोधी बनाने में। उसके बाद कोलतार आ जाता है। अवशिष्ट जो बचता है तो ये कार्बन का ये सड़क बनाने में काम आता है। कार्बनिक रसायन से संबंधित विविध तथ्य। ठोस कर्पूर से वाष्प बनने की क्रिया ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना किण्वन का उदाहरण है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है।
अच्छे स्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल सीसा का उपयोग किया जाता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद है, यानी कि बाय प्रोडक्ट। पेट्रोल का मुख्य संगठक ऑक्टेन है। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। प्रशीतक फ्रीऑन है डाइक्लोरोमीथेन। मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था। गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से उपचारित करने पर एसिटिलीन देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादातर इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में होता है। मैथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। संशोधित स्पिरिट में 95% इथाइल अल्कोहल होता है। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरीफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग पूर्तिरोधी के रूप में करते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। खाद्य पदार्थों जैसे चटनी, सॉस, फलों के रस आदि के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार है। पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है। मोम एल्डिहाइड है। फलों का मधुर स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। फ्रूट से आप फ्रक्टोज याद रख सकते हैं। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? बर्जीलियस। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? लीबेल तथा वॉन टॉफ ने। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? भाप श्रवण। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति का नाम क्या है? मेथेनॉल। एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? इथीन। एसिटिलीन का क्या है? इथाइन। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है एथेनॉल। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरल का IUPAC नाम क्या है? ट्राइक्लोरोइथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है? क्लोरोफॉर्म। फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है OH। एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है CHO। कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक पाया जाता है? C+O। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र से कितने का अंतर दिखलाता है? CH2। निम्नांकित में से कौन समजाति यानी कि होमोलोगस है? CH4 और C2H6। इनके फॉर्मूले अभी हमने देखे थे जब हमने थ्योरी किया था। मिथाइल अल्कोहल का समजात हो गया इथाइल अल्कोहल। सजातीय श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, सही है। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र से CH2 का अंतर दिखलाता है, ये भी सही है। किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH। निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं? एसिटिलीन और बेंजीन के। बेंजीन एवं एसिटिलीन के
अणुसूत्र भिन्न परंतु मूलानुपाती सूत्र एक ही होते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं किण्वन। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बनों में बदलने की क्रिया कहलाती है भंजन। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया ऊर्ध्वपातन। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किण्वन। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सारे के सारे। बहुलकीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन के संदर्भ में असत्य कथन देखना है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, ये गलत है। बहुलक यौगिक का अणुभार आरंभिक यौगिक के अणुभार का पूर्ण गुणक होता है, ठीक है, इसमें कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते हैं। बहुलीकरण का उदाहरण है एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, फॉर्मेल्डिहाइड का ट्राइऑक्सेन में परिवर्तन, एसिटिल्डिहाइड का पैरेल्डिहाइड में परिवर्तन, ये सारे के सारे। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है बहुलीकरण की? लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है पायरोलिग्नियस अम्ल। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं वो कहते हैं समावयवी। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं संरचनात्मक सूत्र में। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं भौतिक गुणों में। निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है चेन आइसोमर। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन्स का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है पेट्रोलियम ईथर की। द्रव सोना लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्य रूप से पाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अणुभार के हाइड्रोकार्बनों के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे पादप किस कूल से संबंध रखते हैं? यूफोर्बियासी। मिट्टी के तेल का संगठन क्या होता है? C11 से C16। ये हम अभी देख चुके हैं जो हमने टेबल देखी थी पेट्रोलियम उत्पाद की। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है वो मिश्रण है पेट्रोल व एल्कोहल का। तो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।